हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आईसीएआई की जो वेबिनार्स हुआ था ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1। तो उसकी जो है आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ और आने वाली वीडियोस में जो ग्रुप 2 की है समरी वो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। तो उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते कि आखिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए आईसीएआई का क्या कहना है कि कहाँ पर जो है लोग गलतियाँ करते हैं और कंटिन्यूसली रिपीटेटिव गलतियाँ जो है वो बच्चे कर रहे हैं। आप लोग वो गलती ना करो। तो पहले से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से एकदम ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ाई करनी है, तो पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स में हमको क्या क्या ध्यान देनी चीज़ है। हम जो है ना थ्योरी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अमेंडमेंट देखना हम भूल जाते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो आईसीएआई ने स्पेशली बोला है कि जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उन पर डेफिनेटली ध्यान देना है। बहुत सी बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं और लगता है नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कि हम जो है वो भूल जाते हैं कि इस पर हम कम फोकस करते हैं और चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा ईजी पूछता है आईसीएआई और यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी बारीकियाँ रहती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है। और इन डेप्थ आपको अगर एएस आपने पढ़ ली ना तो आपके बहुत सारे 20 से 25 नंबर आसानी से आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं कि रिटन प्रैक्टिस जो है ना वो बच्चे कम कर रहे हैं। ये सामने क्लियरली पेपर में जो है वो देखने को मिलता है। आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो। एक बैलेंस जो है आपने इधर लिखा, नेक्स्ट पेज पर उसको कैरी फॉरवर्ड जो है वो फिगर आपने अलग कर दिया, इधर 1-7 था उधर 7-1 कर दिया आपने। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह ये देखने को मिल रही है। तो इसके लिए रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं कि आप इन डेप्थ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू पता है लेकिन उसके अंदर जाकर आपको जो है बारीकियाँ जो है कॉन्सेप्ट्स की वो नहीं पता है। तो उसके लिए आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहे हो किसी भी तरह से, पर हमको सिर्फ एक क्वेश्चन को हमको वो नहीं देखना है कि यार आपने कितने फिगर्स क्या लिखे हैं। हमको ये देखना है कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसमें अगर अजम्पशन आपने लिया है कुछ तो वो लिखो, वर्किंग नोट्स अगर आपने कुछ करे तो वो भी क्वेश्चन में लिखो, प्रोविजंस लिखो बराबर से, कुछ अजम्पशंस वगैरह लिए तो वो सब कुछ आपको एकदम अच्छे से जो है क्वेश्चन में दिखाना है। वो रफ वर्क का पार्ट नहीं है, वो मेन वर्क का पार्ट है। देन उन्होंने बोला कि जैसे कि शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट रहता है वो अभी चेंज हुआ है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया वो अभी के अभी ध्यान दो उन पर। और फॉर्मेट्स जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस करते हुए बोला है कि आप फॉर्मेट्स को इग्नोर कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से करना है। एक बार शेड्यूल 3 का फॉर्मेट उन्होंने स्पेशली बोला था तो उसको भी ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो अकाउंट्स में ये सारी बातें जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने लॉ के बारे में बताया कि सेक्शन नंबर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है अभी भी। तो सेक्शन नंबर्स लिखना कंपलसरी नहीं है। सेक्शन नंबर अगर आपको आते हैं तो लिखो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आते तो गलत मत लिखो। अगर आप जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो गलत आप मत लिखो, क्योंकि उसके फिर मार्क्स कट रहे हैं। तो अगर आते हैं तो लिखो, नहीं आ रहे तो मत लिखो। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा जेनरिक आंसर आप लिख रहे हो, एकदम व्हाट्सअप लैंग्वेज वगैरह में आप लिख रहे हो आंसर्स को, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, ऐसा आंसर लिख रहे हो जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से अपना आंसर्स प्रेजेंट करना है और इतना ज़्यादा नॉर्मल जनरलाइज मत कर दो उसको कि उसमें लॉ का कुछ वो एसेंस ही नहीं बचे, ठीक है ना। तो आपको कीवर्ड्स का वगैरह का ध्यान देना है। मैंने शुरुआत से आप लोगों को बोला है कि कीवर्ड्स पे आपको स्पेशली ध्यान देना और वो लर्न करना है। ये सब्जेक्ट जो है थ्योरी सब्जेक्ट ये एक्चुअली आपको लर्न करना होता है। सब कुछ हम नहीं कर सकते और सब कुछ वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। देन उन्होंने बोला है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करते, तो हम ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि लॉ में भी स्टेप मार्किंग मिलती है। तो आपको जितना आता है, अगर आपको पता है कि यार इस क्वेश्चन का प्रोविजन मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली लॉ में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता है कि हाँ कंक्लूजन क्या है तो कंक्लूजन लिख दो। अगर आपको पता है क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो जो बीच का पार्ट है वो लिख सकते हो आप। तो जितना आपको आता है ना उतना लिखो और कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पास होने में आसानी होगी। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बता रखी है ये वाली बात। देन हम बोल रहे हैं कि ये बीकॉम का पेपर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ा के आंसर्स लिख रहे हो, 2-3 पेजेस कुछ बच्चे भर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर आंसर लिखना है। और उन्होंने एक और बात बताई कि आप लोग जो है ना जैसे कि आप अभी लर्न कर रहे हो वो मेमोरी टेक्निक्स वगैरह, और ये भी कुछ बच्चे एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि ये एग्जाम में लिखने की चीज़ नहीं है। एग्जाम में आपको फुल पॉइंट्स लिखना है, फ्लो चार्ट्स वगैरह, और ये अगर आप लिख के आ रहे हो तो इट्स ठीक है, वहाँ पर वो भी ठीक है, पर मेमोरी टेक्निक्स भी आप लिख रहे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हो सके तो थ्योरी का पेपर है, थ्योरी जैसे ही उसको लिखो
फुल लिखो। फ्लो चार्ट्स वगैरह जो है अगर आईसीआई मॉड्यूल में वो दिए हुए हैं तो आप एग्जैक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका खुद का बनाया हुआ फ्लो चार्ट है तो एग्जाम में उसको मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एमसीक्यूज़ के बारे में उन्होंने बोला कि एमसीक्यूज़ जो रहते हैं ना वो ईजी है बट एट द सेम टाइम थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मतलब आपको हर बार लगता है कि यार ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है और फिर ही अपना जो है फाइनल आंसर वो लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट में बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इतना डर लगता है ना, तो उस डर को कम करने के लिए उन्हें बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो बताए हैं। तो कॉस्ट में उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आप इन डेप्थ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत ऊपर से पढ़ रहे हो। तो हम अगर थोड़ा सा भी आपको अगर ट्रिक कर रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि वो है क्या। सो अंदर तक एकदम जाकर पढ़ाई करो, रिटन प्रैक्टिस करो जितना हो सके ना, उतना आप बहुत अच्छा बेहतर बनोगे। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार गलत करोगे, उतनी बार आपको उसका आइडिया मिलेगा उन चीज़ों का, ठीक है। तो इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईसीआई ने जैसा लिखा हम वैसा ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना खुद का भी अगर कुछ कर रहे हो कि यार ये भी हो सकता है और सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो आप अपना अजम्पशन लिख के आओ कि मैंने इस अजम्पशन से सॉल्व करा है, मेरे व्यू पॉइंट से ये होना चाहिए, तो उसको भी वो कंसिडर करेंगे। अगर वो सही है, अप्रोप्रिएट है, तो उसको भी वो कंसिडर करेंगे। तो आप जो भी अपना अजम्पशन ले रहे हो ना वो नीचे डेफिनेटली लिख कर आओ। देन उन्होंने बोला कि एम्फेसिस उन्होंने करा है कि मिसिंग फिगर वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं, और इस बार उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि आगे भी जो है मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्पेशली जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है ना, उसमें से वो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो उसको अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं करा है तो ज़रूर से उसको कर लेना। देन उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जो है ना वो थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कॉस्टिंग में, और यही कारण होता है शायद कि वो उनको कॉस्टिंग के पेपर से फिर डर लगने लग जाता है। तो अगर थ्योरी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो चैप्टर 1 और मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों चैप्टर में से भी अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर लोगे ना तो आप अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्योरी जो है वो एग्जाम में लिख सकते हो। देन उन्होंने बोला कि हमको लग रहा है कि आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे कि हमने बोला है कि इसको इंक्रीज़ करना है, इस फिक्स्ड असेट को इंक्रीज़ करना है बाय 15%, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि 15% तक करना है, या फिर वो बाय और टू वाला जो कन्फ्यूजन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को दर्शा रही है आपके। क्या कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, या फिर एकदम टेंशन या प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा उसको ऐसे ऊपर की निगाहों से देख रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो और फिर जो है वो आंसर अपना लिखो। तो ये सारी बातें आपको जो है कॉस्ट के पेपर के लिए ध्यान रखनी है और नोट कर लो बिल्कुल ये पॉइंट्स आ रहे हैं। देन बात आती है कि टेक्स्ट के पेपर के लिए, जो कि ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा इसका खौफ बैठा हुआ है कि टेक्स्ट का पेपर तो भाई बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ बातें बताई है कि आप कहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो। इन बातों को बस आपको जो है ध्यान रखना है, और अगर गलतियाँ करी है पहले तो इम्प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो MCQs वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट अगेन टेक्स्ट के पेपर में लेंदी भी है। तो आपको क्या करना है कि उसको उन्होंने एक आइडियल बाइफिकेशन बताया था टाइम का। उन्होंने बोला था कि 40 मिनट्स जो है वो MCQs के लिए रहेंगे, 85 मिनट्स आपको DT को देने, और जो 55 मिनट्स है वो IDT को देना है। जो पर्सनली मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं लगा है। इतना ज़्यादा अगर आप प्रेशर में करोगे ना तो फिर वो गलतियाँ होने की टाइम लगेगा, ठीक है, गलतियाँ होने की ज़्यादा रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसा रहता है कि आपने जो पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है उसको आप बहुत अच्छे से टाइम दो, और जो कम प्रिपेयर करा है, कम अच्छे से करा है, उसको कम टाइम दो। लेकिन अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे ना उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ओरल प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और MCQ का मैं यही बोल रही थी कि लेंदी आएंगे वो, तो उस पर पहले से ही आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उस हिसाब से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि MCQ सिर्फ दिखने के MCQ है लेकिन वो लेंदी होंगे डेफिनेटली। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप इसमें भी कोई अजम्पशंस वगैरह लिख रहे हो या फिर ऐसा कुछ ले रहे हो तो आप अपना व्यू पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में लिख के आओ। अगेन प्रोविजंस वगैरह सब कुछ आपको जो है वर्किंग नोट्स वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कुछ जो है उस क्वेश्चन का पार्ट है। तो आपको डेफिनेटली उसको एग्जाम में लिख कर आना है, उसको कोई रफ वर्क नहीं मानना है, ठीक है। वो फेयर वर्क है हमारा, तो उसको अपने आंसर में इंक्लूड करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत अच्छे से उस पर भी ध्यान देना है। फिर उन्होंने बोला था कि DT और IDT जो रहता है उसका पेपर आपको अलग अलग मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर में क्या कर देते हैं कि DT का क्वेश्चन IDT में कर रहे हैं, IDT का DT में कर दिया, या फिर ऐसा क्योंकि हम बार बार पेपर चेंज करते हैं ना, जिसका जो आ रहा है हम उसमें लिख रहे हैं, तो उस चक्कर में फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। मेरा मानना तो यही रहेगा कि पहले पूरा DT सॉल्व कर लो या IDT सॉल्व करो, और देन पूरा फिर DT पर शिफ्ट करो। ऐसा कुछ करो, बार बार अगर आप इधर उधर करोगे ना तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हमको लग रही कि आप फालतू में ही कर रहे हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
तो रेट ऑफ टैक्स जैसे कि एक हो गया, नेचर ऑफ सप्लाई वगैरह हो गया, आईडीटी में इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, और एक दो टॉपिक्स उन्होंने और बताए थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये बिन मतलब कर रहे हो, तो जो आईसीआई मॉड्यूल है अगर आप उसी से कर रहे हो तो उसमें जो दिया हुआ है सिर्फ आपको उतना ही करना है। आपकी फैकल्टीज़ की बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो बिल्कुल भी लाइक ज़रूरी नहीं है करना। जितना आईसीआई मैट में हमने दे रखा है सिर्फ हम उतना ही जो है वो पूछेंगे। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि लाइक आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन रखनी है। और अगर आपको लाइक ग्रुप 2 के भी सब्जेक्ट्स की समरी चाहिए हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।